नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2024 तक हर हाथ को काम और प्रदेश को बेरोजगारी मुक्त बनाने का संकल्प लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और नैतिक मूल्यों पर चलते हुए राष्ट्र और हरियाणा को स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने 2024 तक हर हाथ को काम देकर प्रदेश की बेरोजगारी मुक्त बनाने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री अंबाला के पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में नागरिकों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इस पावन पर्व पर आजादी के आंदोलन में त्याग, तप और बलिदान देने वाले ज्ञात व अज्ञात शहीदों को नमन करते हैं। मकान मरम्मत के लिए BPL परिवारों को मिलेंगे 80,000 रुपए। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मकान मरम्मत के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी BPL परिवारों को मिलेगा। हरियाणा सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दी गई है। हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा BPL सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा के 5 लोगों को विभिन्न श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर मंत्री विज ने कहा, हरियाणा वासी हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खेल में सुमित आंतिल व नीरज चोपड़ा, सोशल वर्क में ओम प्रकाश गांधी, साइंस एंड इंजीनियरिंग में मोतीलाल मदान, साहित्य एवं शिक्षा में राघवेंद्र तंवर को पद्मश्री मिलने पर अपनी ओर से बधाई व शुभकामनाएं दी है। विज ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश की शान हरियाणा के ओलंपियन स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित आंतिल, सोशल वर्क में ओम प्रकाश गांधी, साइंस एंड इंजीनियरिंग में मोतीलाल मदान और साहित्य एवं शिक्षा में राघवेंद्र तंवर को पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर हार्दिक बधाई। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ पर निकलने वाली झांकियों में हरियाणा की झांकी खेल के क्षेत्र में भारत के गौरव का प्रदर्शन करती दिखाई दी। हरियाणा खेलों में नंबर 1 थीम पर तैयार झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इससे पूर्व 2017 के गणतंत्र दिवस समारोह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर हरियाणा की झांकी का चयन किया गया था। इसमें नीरज चोपड़ा की आदमकद प्रतिकृति मुख्य आकर्षण बनी, जबकि ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया, योगेश्वर दत्त व पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने वाले सुमित आंतिल भी झांकी का हिस्सा बने। झांकी सूचना संपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा तैयार की गई थी। प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट PM कुसुम योजना के तहत प्रदेश में किसानों को जल्दी सोलर कनेक्शन देने को लेकर तीव्र गति से काम किया जा रहा है, जो कि छोटे किसानों के लिए बेहद फायदेमंद स्कीम है। इस बारे में प्रदेश के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मिले 15,000 कनेक्शनों को हमने वितरित कर दिया था और इस साल मिले 22,000 में से 4,000 कनेक्शन दे दिए हैं और जल्द ही बाकी कनेक्शन प्रदेश को किसानों को दिए जाएंगे। बिजली मंत्री ने सामान्य बिजली कनेक्शन के सवाल पर बताया कि जिन 56,000 किसानों ने 30,000 सिक्योरिटी जमा करवा रखी थी, उनमें से अधिकतर किसानों को जून 2022 तक सामान्य बिजली कनेक्शन दे दिए जाएंगे। हरियाणा कांग्रेस में फिर हुड्डा और शैलजा के बीच तलवार। अब यूपी में चुनाव प्रचार को लेकर हुए आमने सामने। हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी में पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा फिर आमने सामने हैं। इस बार विवाद का कारण उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार है। हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच राजनीतिक तनातनी और गंभीर होती जा रही है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं, मगर संगठन को लेकर दोनों के फैसले अलग हो रहे हैं। तनातनी का कारण उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार में हरियाणा के नेताओं की जिम्मेदारी लगाने का है। चाहे बड़ौदा या एलनाबाद चुनाव हो, दोनों शैलजा और हुड्डा के बीच तनातनी साफ दिखाई दी। हुड्डा ने प्रदेश संगठन से अलग अपने प्रतिपक्ष के नाते विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम भी चलाया हुआ है। इसमें राज्य कांग्रेस के 31 में से 24 विधायक पहुंचते हैं, जबकि कुमारी शैलजा ने इन कार्यक्रमों से दूरी बनाई हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की अनिल विज की तारीफ, कहा हरियाणा ने कोरोना वैक्सीनेशन में किया बेहतर काम। हरियाणा में कोरोना रोकथाम के लिए किए जा रहे सफल प्रयासों हेतु प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल खोलकर सराहना व प्रशंसा की है। केंद्रीय मंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि हरियाणा ने कोरोना वैक्सीनेशन के कार्य में अच्छा काम किया है और इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री मांडविया ने प्रदेश में RT-PCR टेस्ट 82% और दवाओं के बफर स्टॉक को लेकर भी विज की कार्यशैली की सराहना की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विज ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हरियाणा में दवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर व अन्य पर्याप्त इंतजाम है। उन्होंने यह भी बताया कि संक्रमित मरीजों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद अस्पताल में बेहद कम मरीज भर्ती हैं, जो कि एक सुखद पहलू है।
हरियाणा में अब शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें। महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा को 10 फरवरी तक बढ़ाया। नाइट कर्फ्यू और नियमों में अभी ढील नहीं। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 10 फरवरी तक बढ़ा दी है। साथ ही दुकानदारों को कुछ राहत देते हुए दुकानें और मॉल खोलने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर 7 बजे तक कर दिया है। अन्य पाबंदियां ज्यों की त्यों जारी रहेंगी। रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में लोगों की संख्या पहले से ही तय मानक के अनुसार होगी। सरकार 10वीं से 12वीं तक के स्कूलों को 1 फरवरी से खोलने और सपा और जिम को 50% क्षमता के साथ खोलने, तो वहीं शराब ठेकों को रात 10 बजे तक खोलने का आदेश पहले जारी कर चुकी है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत पहले तय नियम और आदेश अब 10 फरवरी को सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। अरविंद केजरीवाल पर भड़के गुरनाम चडोनी बोले, नहीं किया किसानों का कर्ज माफ, मैंने दिल्ली में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने को भी कहा। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चडोनी ने पंजाब में चुनाव प्रचार करते हुए आप नेता अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। गुरनाम सिंह चडोनी ने कहा कि हमने भी सोचा था कि सभी पार्टियों से तंग आकर अब केजरीवाल को वोट दें। हम भी बड़े शौक के साथ लगे थे, आप लोग भी विकल्प ढूंढ रहे थे। चडोनी ने कहा कि मैं केजरीवाल के पास गया, मैंने कहा कि जो कहोगे पूरे देश में करेंगे, परंतु केवल 2 काम कर दो, जितना तुम्हारे हाथ में है उतना ही कर दो। दिल्ली में बहुत सारे किसान हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दें, और दूसरा दिल्ली के किसानों का कर्ज माफ कर दो। हम पूरे देश में आपका प्रचार करेंगे, हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा और दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर भी दबाव बनेगा। तीसरी लहर में मौतों का आंकड़ा 200 के पार, 13,049 नए संक्रमित, तो वहीं 21 की मौत। 3 जिलों में 1,000 से ज्यादा मरीज मिले। राजस्थान में जैसे जैसे टेस्ट बढ़ रहे हैं, कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। राज्य में बुधवार को 13,049 नए केस मिले, जो मंगलवार के मुकाबले 3,272 ज्यादा हैं। राज्य में बुधवार को 21 लोगों की मौत हो गई। तीसरी लहर शुरू होने के बाद बुधवार को डूंगरपुर में कोरोना से पहली मौत हुई। राजस्थान में बुधवार को 66,208 लोगों के सैंपलों की जांच की गई, जिसके बाद पॉजिटिविटी रेट 19.17% दर्ज की गई। इधर कोरोना के केस बढ़ने के साथ ही राज्य में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 94,000 के पार पहुंच गई है। 73वां गणतंत्र दिवस श्रीनगर के लाल चौक पर मनाया गया। इस बार यह घटना ऐतिहासिक थी, क्योंकि लाल चौक के घंटाघर पर तिरंगा फहराया गया है। आजादी के बाद यह पहला मौका था जब घंटाघर पर राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा था। बुधवार को लाल चौक पर सोशल वर्कर साजिद यूसुफ शाह और साहिल बशीर भट्ट ने दर्जनों समर्थकों के साथ गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया। इसकी वजह है कि लाल चौक पर घंटाघर का निर्माण 1980 में हुआ था। इसके बाद यह तिरंगा नहीं लहराया गया। कश्मीर में हर राष्ट्रीय पर्व के दौरान आतंकी हमलों की घटनाएं होती थी, जिसके चलते यहाँ लोगों को कोई जश्न नहीं मनाने दिया जाता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले 26 जनवरी 1992 में बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार मुरली मनोहर जोशी ने घंटाघर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। उस वक्त उनके साथ नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। गणतंत्र दिवस पर श्रीनगर में हर कहीं तिरंगे फहराते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, यहीं पर आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी 1948 में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। रेगुलर मार्केट में बिक्री की मंजूरी मिलने के बाद कोरोना वायरस के दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की एक डोज 275 रुपए में मिलने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कोविड के टीके को जल्द ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से रेगुलर मार्केट में बेचने की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो हर डोज की कीमत 275 रुपए होगी, जबकि सर्विस चार्ज के 150 रुपए जुड़ेंगे, यानी हर डोज के हिसाब से एक व्यक्ति को 425 रुपए चुकाने पड़ेंगे। हालांकि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA ने वैक्सीन की कीमतों को लोगों की पहुंच में यानी किफायती बनाने के निर्देश जारी किए हैं। 31,73,000 नए संक्रमित मिले, 9,268 लोगों की मौत। फ्रांस में एक दिन में 5,01,000 केस मिले। दुनिया में बीते दिन 31,73,000 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 22,57,000 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 9,268 लोगों की मौत हुई है। नए संक्रमितों के मामले में फ्रांस पहले नंबर पर आ गया है। यहाँ 5,01,000 केस मिले हैं। वहीं अमेरिका 3,52,000 मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं 2,83,000 नए केस के साथ भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। संक्रमण से एक दिन में सबसे ज्यादा 2,279 मौत अमेरिका में हुई है। भारत में 692 और फ्रांस में 467 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस में भी अमेरिका टॉप पर है। पूरी दुनिया में 6,88,00,000 एक्टिव केस हैं। इनमें से अकेले 2,74,00,000 मरीज अमेरिका में हैं। सिंगल चार्ज में 180 किलोमीटर चलेगी ये बाइक। 100 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार वाली क्राटोस और क्राटोस आर लॉन्च
999 से बुकिंग शुरू। टॉर्क क्राटोस ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है। स्पोर्ट्स लुक वाली इस मोटरसाइकिल की शुरुआती कीमत 1,02,000 रुपए एक शोरूम कीमत रखी गई है। ये कीमत दिल्ली में मिलने वाली सब्सिडी के बाद की है। कंपनी का दावा है कि इसमें 180 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज मिलती है। इस बाइक को 2 वेरिएंट में पेश किया गया है, जिनके नाम क्राटोस और क्राटोस आर है। कंपनी ने दोनों प्रोडक्ट की प्री बुकिंग शुरू कर दी है, जबकि इनकी डिलीवरी इस साल अप्रैल में की जाएगी। दिल्ली में स्टैंडर्ड वेरिएंट क्राटोस की कीमत 1,02,499 रुपए, तो वहीं क्राटोस आर की कीमत 1,17,499 रुपए रखी गई है। इस इलेक्ट्रिक बाइक की टॉप स्पीड 105 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ठंड से फिलहाल राहत नहीं, उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तर भारत को फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिन तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलेगी। मौसम विभाग ने पंजाब के उत्तरी हिस्सों, हरियाणा के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में 27 से 28 जनवरी के बीच मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। अगले 5 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी के कारण 2 नेशनल हाईवे और 147 सड़कें बंद कर दिए गए हैं।